वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिस्ट्री में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस चकबंदी लेखपाल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो हमने चला रखी है, उसका प्रैक्टिस पेपर 5। तो सबसे पहले हम सोल्व करा रहे हैं भाग फर्स्ट, सामान्य हिंदी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वेमनस्य का विलोम शब्द होगा। तो इसका आंसर है आपका सोमनस्य। प्रश्न नंबर 2, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है मूक का। तो मूक कहते हैं गूंगे को। तो शांत, विवश, चुप। तो यानी कि इसका आंसर हुआ विवश। विवश कहते हैं मजबूर को। तो मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हुआ विवश। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय, तो यानी कि गाय का संबंध किससे दिखा रहा है? राम से दिखा रहा है। तो इसमें होगा संबंध कारक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो निजवाचक तो है नहीं और ना ही अनिश्चयवाचक, और ना ही यहाँ पर संबंध शो हो रहा है। तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य? तो इसका आंसर है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो जिसमें जब तब आता है तो ज्यादातर उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा सुमित्र प्लस आ, तो यानी इसमें प्रत्यय होगा आ। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्पविराम, पूर्णविराम, उद्धरण? तो इसका आंसर आपका पूर्ण विराम। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण? तो इसमें आ रहा है पर। तो पर किस में आता है? अधिकरण कारक में। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका आंसर है जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की उपेक्षा होगी। ठीक है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसका आंसर हुआ ये, उपेक्षा पहला आएगा, फिर यहाँ आएगा अपेक्षा। प्रश्न नंबर 11, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी? इसका आंसर है आपका विशेषोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 12, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि? तो इसमें सही वर्तनी श्रृंगार में दी हुई है। आंशिक शब्द प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द प्रत्यय होगा आपका इक। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ आना चाहिए, पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया है। तो इसमें आपका आंसर ए सही है। वधूर्मी का संधि विच्छेद, इसमें 14 में आपका आंसर ए में एरर है, तो इसलिए आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 15, वधूर्मी का संधि विच्छेद है वधु प्लस ऊर्मी? आंसर बी। हर्ष का विलोम बताए? तो हर्ष मान्य होती है खुशी, आनंद, उल्लास। तो इसका विलोम हुआ विषाद। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो? इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय? इसका आंसर आपका इंद्रजीत। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस?
तो इसका आंसर है आपका, इसमें जो है मन रे तन कागज का पुतला, इसमें संसार और जीवन की नश्वरता का बोध हो रहा है। तो मनुष्य इसमें क्या करता है, भौतिक और लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। क्या ना, घमंड करे क्या इतना, मन क्या है, कागज का पुतला है। तो इसमें जब मन जो है लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, उसका मन वहां से हट जाता है, तो इसमें हो जाता है शांत रस। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी मतलब जिसमें आप संज्ञा या लिंग में परिवर्तन करके जब कोई शब्द आप बदलोगे तो उसमें कोई विकार या चेंजेस नहीं आता, तो वो होता है अविकारी शब्द। जैसे, तो इसका आंसर है आपका अव्यय, जैसे जहां वहां, ये शब्द ऐसे ही रहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के शुरू में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में आएगा आपका आस। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है? तो इसमें है सत्य प्लस आग्रह, इसका आंसर हुआ आपका डी। विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विश्व में अद्भुत का स्थायी भाव होता है। प्रश्न संख्या 24 और 25, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, तो इसमें आपके जो एरर है, अशुद्ध है, ये है आदर से, यानी ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ न चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। बेचारी रीमा के भाग्य में आजीवन भर दुख ही भोगना लिखा था। आजीवन भी दे रहा है और भर भी लिख रहा है, तो यहाँ एक भर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसमें एरर जो है। तो यहाँ हम आ चुके हैं भाग सेकंड गणित पर। प्रश्न संख्या 26, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब की वैल्यू दी है 3025, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 बराबर है। तो यहाँ आपको 4 प्लस 32 प्लस 108 इसकी वैल्यू निकालनी है सीरीज की। इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो आपका अंदर बचेगा 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 1000, और इसे आपने बना लिया 1 का क्यूब, और इसे बना लिया 2 का क्यूब 8 को, और 27 को 3 का क्यूब बना लिया। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 3025, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसकी जगह 3025 रख देंगे इस सीरीज की जगह। तो यहाँ आंसर आ गया आपका 12100, तो इसका बी आंसर हो गया प्रश्न संख्या 26 का। अब 27, तो यहाँ इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाले आपस में जोड़ देंगे और फिर इसमें से उस नंबर को घटा देंगे जो इन तीनों को जोड़कर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7788। तो यहाँ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 28, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू दे दी, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 4√3। तो अब आप यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 4√3 से प्लस 4√3 कट जाएगा, और 7 और 7 14 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 29, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है में से, यानी महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आप 1050 में से 43 घटा लेंगे, और 1250 में से 31 और 1650 में से 7, फिर उन तीनों नंबरों का जो घटाकर आएंगे में से निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 53। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ इनमें से नंबर माइनस कर घटा करके बचा ये, और तीनों का आप में से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 30, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी और उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो इस वस्तु के होने वाले खर्च में प्रतिशत कमी होगी। इस तरह के काफी सवाल हमने पिछली वीडियोस में करा दिए हैं, आप हमारी उन वीडियोस को देखें, स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये घटत और बढ़त का सवाल है। तो 20% की कमी हो रही है और एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, घटत बढ़त का फॉर्मूला लग जाएगा। तो -20 और +20 कट जाएंगे, और -20 और इंटू +20 बटे 100, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस आ जाएगा, और 100 से
400 आप 2 दूनी 4, 400 को भाग कर दोगे तो -4 आ जाएगा, यानी 4% की कमी इसका आंसर होगा। इससे पहले की वीडियोस में हमने इस तरह के सवाल कराए हैं, आप उन वीडियोस को देखें, आपके समझ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 31, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो एक दुकानदार ने 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे, तो यानी 144 अंडे कितने रुपए के हो गए? 144 रुपए के। 20 अंडे टूट गए, तो 144 में से 20 माइनस कर दो, तो 144 अंडों का खरीदा मूल्य 144 रुपए और 20 अंडे टूट गए तो बचे 124 अंडे। तो उस 124 अंडे को कितने रुपए में बेचेगा? विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 124 अंडों का? एक अंडे का 1 रुपये 20 पैसे है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ गया 148 रुपये 80 पैसे। तो 144 का खरीदा और 148 रुपये 80 पैसे का बेचा, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। और लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर निकल जाएगा। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप जब भी प्रतिशत लाभ निकालोगे तो वो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 144 से भाग देकर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/3। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर है 3 सही 1/3। 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा? तो 4 सालों का साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो वो 1/4 है, ठीक है। 4 सालों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आई इसने सिंपल इंटरेस्ट मान लिया है साधारण ब्याज, तो ये मूलधन के 1/4 के बराबर है और साधारण ब्याज हो जाएगा आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ 4 सालों का पूछा तो समय आप यहाँ 4 रख देंगे और मूलधन दोनों तरफ कट जाएगा पी से पी। तो यहाँ आपका आ जाएगा जो दर है, दर आपकी ये आर, ये आ गई 25/4। तो आगे कह रहा है कि उसी दर से 2 वर्षों का जो अमाउंट है यानी मिश्रधन है, उसी दर से मिश्रधन 450 रुपये हो जाएगा। तो मिश्रधन कैसे निकालते हो? अमाउंट, जो आपका उधार लिया पैसा है मूलधन, उसमें आप ब्याज जोड़ देंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, मिश्रधन। तो मूलधन पी था और ब्याज ये था, तो 2 सालों का पूछ रहा है तो 2 रख दिया और आर की वैल्यू 25/4 रख दी और अमाउंट दी हुई है 450 रुपये। तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, पी दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका 32 का आंसर आ चुका है 400 रुपये। अगर आपसे भी आपसे आती है इससे बेहतर कोई ट्रिक्स तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां आप अपनी ट्रिक्स को शेयर कर सकते हैं और लोगों की और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, एक फैक्ट्री के कुल कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी यानी कि एवरेज जो डेली की मजदूरी है 92 रुपये है कुल कर्मचारियों की। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी कितने हो गए? 300 और 200 को जोड़ के 500। तो 500 कर्मचारियों की जो औसत दैनिक मजदूरी है वो 92 रुपये है। तो 500 कर्मचारियों की डेली की जो 500 कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी, औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपये दी हुई है। तो दैनिक मजदूरी का योग कितना होगा? फिर 500 की गुणा 92 में कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ सारे मजदूरों का की जो मजदूरी है उनका योग आ जाएगा। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपये कम है। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या है? तो उसे आप x मान लेंगे। एक पुरुष कर्मचारी की मान लिया डेली की जो मजदूरी है वो x रुपये। तो महिला कर्मचारी की मजदूरी कितनी होगी? पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपये कम, यानी कि महिला कर्मचारी की होगी x - 20। अब यहाँ हम दिखा देते हैं 33 का सॉल्यूशन। यहाँ हमने पुरुष की दैनिक मजदूरी x मानी थी तो महिला की x - 20 हो गई। और सारे मजदूर कितने हैं? 500। तो उन सारे मजदूरों की जो डेली जो मजदूरी होगी, सारे मजदूरों की मजदूरी 92 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों को 1/पदों की संख्या। उस फॉर्मूले से आप इसका योग निकाल लें। और
यहाँ क्या है, 300 पुरुष कर्मचारी हैं तो उनकी डेली मजदूरी, उनकी एक दिन की मजदूरी से उनकी सारी मजदूरी का योग कैसे निकलेगा, एक दिन की मजदूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही महिला कितनी है टोटल 200, एक दिन की मजदूरी x माइनस 20, तो 200 महिलाओं की जो मजदूरी का योग आएगा सारी महिलाओं की, वो इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों का सम बराबर होगा सारे मजदूरों की सम के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 100 रुपये आ गई, यानी एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 100 रुपये आ जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके सवाल को आराम से समझ सकते हैं। इस तरीके के सवाल भी हमने पिछली वीडियो में कराए हैं, अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो समझ आ जाएगा। तो 33 का 100 रुपये आंसर आ चुका है। प्रश्न संख्या 34, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल होगा। तो मैसे गुणा लैसे बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो एक x मान लो दूसरी y, तो एक्स वाई की वैल्यू बराबर आ गई 12 गुणा 2448, और x माइनस वाई का संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 60 दे दिया। तो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई पूछ रहा है। तो यहाँ हम दिखा देते हैं, इसने ए बी मान ली है, पहली संख्या a दूसरी b, तो ए बी की वैल्यू आ गई 12 गुणा 2448, a माइनस बी की 60 दे रखी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो इनकी दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से a प्लस बी को b की वैल्यू आ जाएगी 348। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इस सवाल को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 35, किसी कार्य को पूरा करने में b द्वारा लिए गए समय से a 5 घंटा अधिक लेता है, तो a 5 घंटे ज्यादा लेगा। 35 में दे दिया गया है कि a जो है 5 घंटे ज्यादा लेता है b से काम करने, जितना b जिस समय में काम करेगा a जो है उससे 5 घंटा ज्यादा लेता है। यदि एक साथ काम करें तो वह 6 घंटे में काम को पूरा कर लेते हैं। तो a स्वतंत्र रूप से कार्य को पूरा करने में कितने घंटे का समय लेगा, चलो दिखा देते हैं। हमने माना b x घंटे में काम को पूरा कर लेता है, तो a 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो x प्लस 5 हो गया, दोनों का एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 5। तो a का एक दिन का काम x प्लस 5 से इसे पूरे काम को डिवाइड कर दो, ये जो टोटल काम आया है इसे डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा एक दिन का काम। इसी तरीके से b से डिवाइड करोगे, b का एक दिन का काम x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ गया x प्लस 5। तो दोनों का, अब आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 2x प्लस 5, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम हो गया 2x प्लस 5। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस पूरे काम को 6 घंटे में कर लेते हैं। तो x प्लस 5 को दोनों के एक दिन के काम से डिवाइड करोगे तो 6 के बराबर आएगा। तो यहाँ द्विघात इक्वेशन बनेगी और x की दो वैल्यू आएंगी 10 और -3। तो पूछ रहा है कि, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पूछ रहा है कि a कितने समय में अगर अकेला काम करे तो पूरे काम को निपटा देगा। तो x की वैल्यू 10 यहाँ रख दें, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो एक काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लेगा, 15 घंटे का। तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से इस सवाल को समझ लें। जब आप समझेंगे तो बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं सभी। प्रश्न संख्या 36, एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड से पराजित करता है। तो ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड से पराजित करता है। तो सी जो है बी से 15 सेकंड आगे है और बी ए से, यहाँ कह रहा है ए बी को 30 सेकंड से पराजित कर देता है। तो ए जो है यहाँ 30 सेकंड आगे है और यहाँ बी जो है 15 सेकंड आगे है। तो जब आप देखेंगे तो आगे क्या कह रहा है, यदि ए सी को 180 मीटर से पराजित करता हो तो 1 किलोमीटर दौड़ने में ए द्वारा लिया गया समय होगा। तो अब ये देखो पहले ए सी से कितना आगे है, तो ए सी से यहाँ 30 सेकंड में 15 सेकंड जोड़ दोगे आप तो 45 सेकंड आएगा। यहाँ इसका आंसर है ए बी को 30 सेकंड से बी सी को 15 सेकंड से पराजित करेगा। आप इस तरीके से बनाकर देख लेना पेन से कि ए, और यहाँ बना देना इस तरीके से बी। तो इसे ए को इधर बनाना, बी को इधर, मैंने उल्टा बना दिया। तो इस तरीके से, इसी तरीके से पी बी सी को रख के देखना। तो जब आप देखोगे तो 45 सेकंड आगे रहेगा ए।
तो ए सी को 45 सेकंड में हरा देता है। अब कह रहा है सी को 180 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगेंगे, क्योंकि कह रहा है कि सी जो है, क्या कह रहा था यहाँ पर, ए सी को 180 मीटर से पराजित करता है ना, तो यानी कि 180 मीटर एक्स्ट्रा तय कर लेगा ए, जो कि 45 सेकंड में सी को टाइम लगेगा उसे पूरा करने में। तो सी को 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 45/180। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी 1000 मीटर की, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के काफ़ी सवाल हमने कराए हैं पिछली वीडियो में। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए एक जैसे सवाल आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बदलाव है बस, तो आप ध्यान से इन सवालों को कर लें। तो 250 सेकंड किसका आंसर है। प्रश्न संख्या 37, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग और इसकी भुजाओं का अनुपात है 5:12:13। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे 5x मान लो, इसे 12x, इसे 13x भुजा को। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर दिया, 540 के। तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग, तो a + b + c, तीनों भुजाओं का योग 540 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 18। अब 18 की वैल्यू एक बार 5x में रख दो, x की वैल्यू एक बार 5x में रख दो, एक बार 12x में, एक बार 13x में। तो यहाँ तीनों अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी त्रिभुज की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ s क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का आधा। तो s की वैल्यू भागी a b c की भी आ गई। तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9720। तो 37 का आंसर आ चुका है 9720। 38, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर, ये क्या है, 6 का स्क्वायर, और ये क्या है, 2 गुणा 11 गुणा 6। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 + 6, तो जो जोड़ कर आएगा 17। सिंपल सा सवाल था, तो इसका आंसर हुआ 17, 38 का। प्रश्न संख्या 39 पर आ चुके हैं। 10,000 का 30% का 8%। सवाल नहीं है, सॉल्यूशन एक बार 39 देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ कह रहा है 8% का 30% का 10,000 का मान है, तो का मतलब है गुणा। तो इन तीनों की गुणा कर दो और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। तो इसका 100 हटाओ, इसका 100 हटाओ, 4 जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो कट गई, यहाँ बचा 8 गुणा 30, तो 240 इसका आंसर आ गया। निम्न में से कौन सा घटते क्रम में है। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इसका एक तरीका है, या तो आप जो है नीचे वाले नंबर उसका लैसे निकाल दो, लघुत्तम समापवर्तक, और फिर ऊपर नीचे नीचे के बराबर कर दो, हर बराबर कर दो सभी के। तो इससे गुणा जो है ज्यादा होगी, तो लंबी कैलकुलेशन होगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, आपको बस 16 का, 11 का, 17 का इनका टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, और 2-2 डिजिट तक आप इनकी क्या करोगे, वैल्यूज लिख लोगे। ठीक है, जैसे 16 चौका 64, तो बचे 6, तो 60 हो गया, 16 × 48, 2 डिजिट तक आप यहाँ निकाल लोगे सभी के, और फिर आसानी से बता दोगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 0.57 आया इसका, और इसका 0.52, 0.45, 0.3। तो जाहिर सी बात है इसमें 4/7 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी 9/17, फिर इससे छोटी 5/11, फिर 7/16 सबसे छोटी है। तो यहाँ इस तरीके की सीरीज बन जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 41, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। तो आयताकार मेज और उसकी ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर। परिमाप होता है 4 भुजाओं का योग, या फिर 2 लंबाई प्लस ब्रैकेट में चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 28 मीटर। और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 48 मीटर स्क्वायर। मेज के कण की लंबाई क्या होगी। तो कण की लंबाई पूछ रहा है, तो इन चारों भुजाओं का योग दे दिया है कितना, 28। तो लंबाई इसने a मान लिया, चौड़ाई b, तो a + b, यहाँ a + b बराबर 28, तो a + b 14 आ गया। क्षेत्रफल दे रखा है a गुणा b 48। तो यहाँ अब हमें क्या निकालना है, अगर हम इसमें से एक को a मान ले, एक को b, लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ a का वर्ग प्लस b का वर्ग का स्क्वायर रूट पूछा है, यानी कण की वैल्यू पूछी है।
तो अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे। ए बी की और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है। यहाँ से ए प्लस बी की 14 रखनी है और ए बी की 48। तो इन दोनों में वैल्यू रख के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि 100 आ जाएगी। और फिर इसमें 100 को आप यहाँ रख दोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो आपका आंसर होगा 10 मीटर। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसका आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ 41 का आंसर आ चुका है 10 मीटर। प्रश्न संख्या 42, 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो 5 साल पहले दोनों की आयु का योग, पिता और पुत्र फादर और सन की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष। तो -5 कर दिया यहाँ पर, 5 साल पहले था, 60 वर्ष हो गया। और वर्तमान को 0 से शो कर दिया, तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो अभी अगर हम यहाँ से निकालें वर्तमान आयु का योग, तो इसमें 10 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा, 5 साल फादर के, 5 साल सन के। तो वर्तमान आयु का योग हो गया 70 वर्ष। तो अभी पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 70 ऊपर लिख देंगे यानी इनका सम, और नीचे इन दोनों का सम 4 और 1 5, और फादर का पूछ रहा है। तो यहाँ से फादर का 4 रेशियो में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 पंजे 70 होता है, 14 चौका 56, तो 56 इसका आंसर है। तो यहाँ इसका आंसर हुआ 56। अब प्रश्न संख्या 43, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो और बड़ी भुजा दी है, बड़ी भुजा हमने ए मान ली, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ 13 रख दी, 30 में से 13 घटा दिया, तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 17। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला ये होता है, एस की वैल्यू जो परिमाप दिया हुआ है इसका आधा कर देंगे, 15 आ जाएगी। अब बड़ी भुजा हमने ए मानी थी जो कि 13 दी हुई है। अब यहाँ बी प्लस सी कितना है, 17। अब इसमें से हमने बी की वैल्यू एक्स मान ली, तो सी की क्या होगी, 17 माइनस एक्स। तो यहाँ इनकी वैल्यूज आप रख दोगे और फिर इसे सोल्व कर दोगे। तो यहाँ जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो यहाँ पर दोनों तरफ का अब आप स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ आपका बचेगा 15 दूनी 30, 30 से फिर इसे काट दोगे, यहाँ 30। तो अब आपकी इक्वेशन आ गई है ये। अब आप बहुविकल्प जो विकल्प दिए हुए यहाँ पर x की वैल्यू आप रख कर देखेंगे, तो जो दोनों इक्वेशन को बराबर कर देगा वही इसका आंसर होगा। तो जब आपने विकल्प ए को यूज करा यहाँ पर जो कि 5 दिया हुआ है, तो हमने 5 रख कर देखा यहाँ पर, तो हमने देखा दोनों साइड बराबर आ रही, तो इसका मतलब सबसे छोटी भुजा 5 ही होगी। तो 43 का आपका 5 सेंटीमीटर आंसर है। 44, तेल का एक पीपा 4/5 भरा हुआ था। इसमें से जब 6 बोतल तेल निकाल लिया गया था, 4 बोतल तेल डाल दिया गया, तब यह 3/4 भरा था। पीपे में कितनी बोतल तेल आ सकता है। 4/5 भरा हुआ था शुरू में, तो 6 लीटर इसमें से निकाल लिया, -6 कर दिया, फिर 4 लीटर डाल दिया, तो अब ये कितना भरा हुआ है, 3/4 के बराबर। अब 4 में से 6 माइनस कर दिया, तो -2 आ गया। अब -2 इधर जाके +2 हो गया और ये इधर आकर के -3/4। यहाँ 4 चौक 16, 5 थे 15 और 5 चौक 20 नीचे, तो यहाँ बचा 1/20 और 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था 1 का और परसेंटेज का क्या मतलब है, यानी जब यहाँ परसेंटेज नहीं होती है तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, पूरी होल वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज में 100 की निकाल देते। पिछली वीडियो में इस तरीके के काफ़ी सवाल कराए गए हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका 40। 45, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 43 को 20 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो सबसे पहले इसके आप फैक्टर बना लेंगे 4320 के। तो यहाँ हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ 4320 के हमने फैक्टर कर लिए, तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो इन्हें हमने यहाँ लिख दिया फैक्टर्स के रूप में सभी को। तो यहाँ ये घन बन रहा है,
और यहाँ 3 का बन रहा है, लेकिन यहाँ अभी 2 के घन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 5 का बनाने के लिए 5 गुणा 5 से, तो यानी 5 गुणा 5 क्या हो गया 25 और मल्टीप्लाई 2 25 50, तो आपको 50 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 45 का आंसर आ चुका है 46। दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई की वैल्यू 120, अगर एक संख्या x है दूसरी y तो 120 है, तथा उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289। तो संख्याओं का योग क्या है? माना संख्या एक्स वाई है तो एक्स वाई की वैल्यू 120 दी और इसकी वैल्यू 289, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये तो, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 23 आ जाएगी। सिंपल सा सवाल। एक संख्या का 27.5% कम करने पर 87 हो जाती है, तो मैं संख्या है, तो ये कितना नंबर दिया हुआ है 87.5%। अब इसे 100 में से घटा देंगे जो कि बराबर होगी 87 के, और फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था होल की वैल्यू निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 27.5 माइनस कर तो आ गया 72.5%, जो कि 87 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसे डिवाइड में ले जाओ और 100% की निकालने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 120। तो बहुत सिंपल था 47। अब प्रश्न संख्या, अब हम आ चुके हैं 48 पर। 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल है, तो माध्य क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ लो और 5 से 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, माध्य आ जाएगा। माध्यिका क्या होता है, पहले इनको आरोही क्रम में लिख लो, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और फिर ये क्योंकि विषम है 5 जो है विषम है, तो बीच वाला नंबर ही माध्यिका होगी और फिर उन दोनों को जोड़ दो। तो 48 यहाँ माध्य आ गया 4 और माध्य का आगे जब इन आरोही क्रम में लिखा तो बीच वाला 3, तो 4 3 7 आंसर। तो 48 का आपका आ चुका है डी आंसर। प्रश्न संख्या 49, यदि 15 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 5 मीटर की एक खाई 12 व्यक्ति 3 दिन में खोद सकते हैं, तो 30 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 5 मीटर परिमाप की खाई 18 व्यक्ति कितने दिन में खोद पाएंगे? तो 12 व्यक्ति 3 दिन में खोदते हैं इस खाई को, तो एक व्यक्ति कितने दिन में खोदेगा? तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिनों में खोदेगा, तो यानी 12 गुणा 3 36 दिन में, तो एक व्यक्ति 36 दिन में इस खाई को खोद सकता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 49 में क्या है, तो यहाँ एक व्यक्ति 36 दिन में खोदेगा, तो अब इतनी खाई को, तो इसकी 1 मीटर की खाई को कितने दिन में खोदेगा, इससे भाग कर देंगे आप, तो यहाँ नीचे भाग कर दिए 36 बटे भागिए। अब इतने मीटर की खाई 18 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे, एक व्यक्ति 36 दिन में, तो 18 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे, तो कम दिनों में खोदेगा, तो यानी कि इसे 36 को 18 से भाग दे दो, तो 12 36 यहाँ बन रहा था 18 ये इससे भाग दे दिया। और अब 30 इंटू 3 इंटू 5 मीटर की खाई को खोदने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 1 मीटर की खाई खोदने के लिए मल्टीप्लाई कर भाग करो, तब इससे अब ज्यादा की खोदनी है तो इससे ऊपर इन तीनों से यहाँ 30 इंटू 3 इंटू 5 से अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ इसे काट पीट कर जो भी सोल्व करोगे 4 दिन आंसर आ जाएगा। जब आप इसे वीडियो को पॉज करके देखोगे सवाल आसानी से समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। आप ध्यान से लैंग्वेज पर ध्यान दें मेरी, जो जैसे मैं समझा रहा हूँ। प्रश्न संख्या आपका आ चुका है 50, तो यहाँ 50 कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के अलग अलग मदों पर प्रति माह खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का अध्ययन कर इससे संबंधित नीचे प्रश्न का उत्तर दें। यदि शिक्षा पर खर्च 250 रुपये प्रति माह है तो कपड़ों पर वार्षिक खर्च कितने रुपए होगा? तो ये हर महीने का दिया हुआ है, ठीक है। 40% हर महीने भोजन पर, कपड़े पर 20% हर महीने 20% कपड़े पर। तो इस तरीके से यहाँ कह रहा है यदि शिक्षा पर खर्च 250 रुपये प्रति माह है, तो शिक्षा पर 10% है तो 10% प्रति माह है, तो 10% की वैल्यू होगी 250 के बराबर। कपड़ों पर वार्षिक खर्च कितने रुपए होगा, तो यानी कि वार्षिक खर्च, तो पहले हर महीने का खर्च निकाल लो 20% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू है 250 के बराबर, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 बटे 10 गुणा 20 यानी 500 रुपये प्रति माह। और यहाँ क्या रहा वार्षिक खर्च,
यहाँ क्या रहा वार्षिक खर्च, तो वार्षिक यानी कि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 6000 आपका आंसर। तो आपका मैथ का पोर्शन सोल्व हो चुका है और हम आ चुके हैं भाग थर्ड सामान्य ज्ञान पर। तो यहाँ क्या रहा है कि भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्धसंघ घोषित करता है, राज्य और केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक रूप से संघीय घोषित करता है। नहीं, राज्य और केंद्रीय क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, तो संविधान भारत को दोनों क्षेत्रों का संघ घोषित करता है। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 52। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं, वह राज्यसभा और लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के संबंधित सत्र में चुना जाता है? ये भी नहीं है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुना जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर हुआ प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। केशव आनंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के उद्देश्यों को दरकिनार कर दिया? नहीं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया? यही सही आंसर है। उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया? ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है आपका बी। बेराइट और इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका सोनभद्र। मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज निम्न में से किससे स्रावित होता है? तो लाइपेज तो आपका जो होता है अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। लाइपेज वसा के पाचन का काम करता है। दूसरे जो एंजाइम होते हैं उसमें एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। भारतीय कृषि को जुलाई से अक्टूबर या नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, हाँ खरीफ का मौसम कहते हैं। डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के तट पर है? तो डिब्रूगढ़ असम में है, तो असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, पन्ना, जिम कार्बेट। तो इसका आंसर है अमनगढ़। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है बिक्री कर। निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका ओ। निम्नलिखित महाजनपदों में से उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन थी अवंती। 16 महाजनपद थे ना। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के समय थे लॉर्ड कर्जन। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दिष्ट धारा से, एसी डीसी दोनों से? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जो समय के साथ जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अप डाउन इस तरीके से टाइम के रेस्पेक्ट में। तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः क्या किया जाता है? ओजोन ह्रास मुख्यतः ये होगा किससे होता है, मतलब ओजोन में जो ओजोन लेयर की जो हानि होती है, क्षति होती है, वो किसके द्वारा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेखक लिखी गई है? तो ये है भगवती चरण वोहरा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, बिल्कुल रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सब आते हैं। तो इसका आंसर हो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये था कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता जी शंकर कुरूप किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, मलयालम साहित्य के या कन्नड़ साहित्य के? तो ये है मलयालम साहित्य के। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, कवारत्ती मिनिकॉय। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है?
तो लिपुलेख, नीतिदर्रा, मुलिंगला, शिपकीला। शिपकीला तो हिमाचल प्रदेश में है, तो यही जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा था? लखनौती, रणथंभौर, मांडू, चित्तौड़। तो इसका आंसर आपका चित्तौड़। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो जाहिर सी बात है, आलू तो कार्बोहाइड्रेट का है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? सभी जानते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 75, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो आगे इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वो फॉरवर्ड हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद। तो इसका आंसर फॉरवर्ड लोग। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ चुके हैं। कहाँ गया? अच्छा, भाग 4 आ चुका है, ग्राम समाज और विकास। 76, ग्राम्यकरण एक स्थानीयकरण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये तो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये है मैकिम मेरियट का। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रवचन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक मिश्रण है। तो इसका आंसर आपका जो है, इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो ये तो सही है। और पेशों की विविधता नगरीय जीवन की विशेषता, ये भी सही है। ग्रामीण नगरीय प्रयोजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, ये भी सही है। जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। 77 का आपके 3 सही हैं ऊपर के, चौथा सही नहीं है। 78, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या आजीविका मिशन अन्य योजना अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो। योजना के अंतर्गत चयनित कार्यकलाप की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 22% लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हों। तो यहाँ इसका आंसर आपका है, सवाल था ये, तो ये था क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में। तो लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ये इसमें गलत है, बाकी तीनों इस योजना के बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ चुके हैं। निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से, गांवों में स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ वातावरण के विकास से। तो इसका आंसर है शौचालय और वातावरण के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ESAS एवं JGSY जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को कब मिलाया गया था? तो इसका आंसर आपका 25 सितंबर 2001। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? व्यक्ति, संस्था, समुदाय। तो ये सभी। 83, साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला परीक्षण कहलाता है? संतृप्त परीक्षण, यथार्थ परीक्षण, व्यक्तिगत बैटरी परीक्षण, प्राथमिक चयन बैटरी। तो इसका आंसर आपका यथार्थ परीक्षण। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांवों के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? तो यह है प्राथमिक शिक्षा का अभाव।
जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जिलाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, जिला का प्रभारी मंत्री। तो इसका आंसर है जिलाधिकारी। उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर आपका 1992 से। उत्तर प्रदेश को कितने शस्यीय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आपका 1179। तो इसका आंसर आपका 9। अब आ चुके हैं 88 पर। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान। इसका आंसर हो गया आपका जून जुलाई के दौरान। ग्रामीण समाज में उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है तो परिवर्तन लाल रोशनाई से करता है। दाएं विचलन कोण से सीधा चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके पिछले स्टेशन या शून्य पर। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसे? ग्राम प्रधान के पास, तहसीलदार के पास, रजिस्टर्ड कानूनगो के पास, जिला कृषि अधिकारी के पास। तो ये रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? मेरठ, गाजीपुर, वाराणसी, पीलीभीत। तो गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं तो ये हैं बलिया और शामली। कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति व्यक्तित्व को बनाती है, व्यक्तित्व संस्कृति को बनाता है, संस्कृति में व्यक्ति दोनों एक दूसरे को निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर हो आपका सी। 96 जिसमें अलग अलग व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं वही सामाजिक संरचना है। यह कथन किसका है? तो ये तो एक स्टेटमेंट है, ये है मैकाइवर और पेज का। नगरीय समाज या नगरवाद का अर्थ है? तो इसका आंसर आपका जीवन शैली, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं है और भौतिक आकार में वृद्धि भी नहीं है और ना ही प्रवास। तो इसका आंसर है नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ये तो सभी को पता है, परंपरागत समाज। निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? वृत्त आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का समान केंद्रण, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो इसमें चौथा जो है ये संपत्ति का समान केंद्रण, ये तो इसकी विशेषता नहीं है नगरीय समुदाय की। बाकी ये सारी बाकी बची जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1, 2, 3 और 5। ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है? बाढ़, सूखा, पाला, समय समय सभी का। तो समय समय पर सभी का ही करना पड़ता है। तो यहाँ आपके ये पेपर पूरा सोल्व हो चुका है, ये आंसर की हैं। तो अगर आप अपनी ट्रिक्स शेयर करना चाहते हो दूसरों को या हेल्प करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये टेलीग्राम फॉर डाउट्स। किस तरह की वीडियो लेक्चर आप चाहते हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को ज्वाइन नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ध्यान रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है लेखपाल में, तो ध्यान से करें। बाय।